हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी की पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2023 प्री में पूछे गए पॉलिटी सेक्शन के प्रश्नों की सोर्स ट्रैकिंग करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि आखिर पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आए थे, क्या लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा या पॉलिटी का करंट अफेयर भी पढ़ना होगा। और ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक देखेंगे जिनसे एक ही साल में कई प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कि आखिर प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किन सोर्सों से क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिन सोर्सों को हम रेफर कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। दोस्तों, हमने सोर्स के रूप में ल्यूसेंट, लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी को लिया है। अंत में दोस्तों हम देखेंगे कि इन सोर्सों से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और एक निष्कर्ष के रूप में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, which among the following provision part of the constitution is not correctly matched? A, the union territories, part 8. B, the scheduled and tribal areas, part 10. C, tribunals, part 11. D, official language, part 17. दोस्तों, अगर हिंदी में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? ए, संघराज्य क्षेत्र, भाग 8. बी, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 10. सी, अधिकरण, भाग 11. डी, राजभाषा, भाग 17। दोस्तों, अब अगर इस क्वेश्चन को हम एम लक्ष्मीकांत में देखें तो सबसे पहले हम पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं। दोस्तों देखिए, पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। दोस्तों, इस तरह हमको मिल गया कि पार्ट सी ही सही सुमेलित नहीं है, यानी दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि ये क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो दोस्तों देखते हैं पार्ट 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कहीं भी इंडेक्स के रूप में नहीं दिया गया है, इसलिए एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280, आर्टिकल 338। लिस्ट 2 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 329। सूची 2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। दोस्तों, अब अगर इस क्वेश्चन को हम एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व करने की कोशिश करें तो 280 फाइनेंस कमीशन, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड द स्टेट्स, 324 और तो दोस्तों आपको एम लक्ष्मीकांत में 3 आर्टिकल मिलते हैं और तीनों आर्टिकल अगर आप पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह एम लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब अगर दोस्तों हम ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। इस तरह अनुच्छेद 280 से हमें वित्त आयोग की बात मिलती है। अनुच्छेद 324 से हमें चुनाव के पर्यवेक्षण, निदेशन, नियंत्रण संबंधी समस्त प्रक्रिया चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। इस तरह से हमें 324 में निर्वाचन आयोग की बात मिलती है। अब अगर दोस्तों हम देखें तो 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इस तरह से दोस्तों 315 आर्टिकल भी हमें ल्यूसेंट में मिल जाता है। दोस्तों, इसमें भी एक आर्टिकल नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको 3 आर्टिकल पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। दोस्तों, अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये क्वेश्चन सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 3 एम लक्ष्मीकांत से दिखाई देता है। दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि ये क्वेश्चन हमारा एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से भी सॉल्व हो जा रहा है और इसके साथ ही साथ ल्यूसेंट पढ़ने से भी सॉल्व हो जा रहा है।
दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कहीं भी इंडेक्स के रूप में आर्टिकल नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following events and arrange these in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. First, appointment of the drafting committee. Second, Indian Constitution was adopted and enacted. Third, date of commencement of Indian Constitution. Fourth, Constitution Assembly first met. Select the correct answer from the code given below. Code A, B, C, D. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। 1, प्रारूप समिति की नियुक्ति। 2, भारतीय संविधान को अंगीकृत और नियमित किया। 3, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ए बी सी डी। दोस्तों अब अगर हम इस क्वेश्चन को एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए, वर्किंग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम के चैप्टर में ये सारी चीजें दी हुई हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946। इस प्रकार आपको मिलेगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी। अब अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो इसमें दिया गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप ऑन अगस्त 29, 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके साथ ही साथ में ये भी दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 contained a preamble, 395 article and 8 schedules. The preamble was enacted after the entire constitution was already elected. इसमें अगर सरल शब्दों में कहें तो ये भी दिया गया है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। हम इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द रिमेनिंग प्रोविजन द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। इस तरह से अब अगर हम ऑप्शन की ओर जाए तो सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। दूसरा, प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई। तीसरा, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। और फिर चौथा, संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। इस तरह अगर हम देखें तो हमारा डी ऑप्शन सही है। इस तरह से एम लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है। दोस्तों अब अगर हम लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में भी The Constitutional Assembly, which had been elected for undivided India, held its first meeting on December 1946। इस तरह से एक ऑप्शन तो इसमें हमें लूसेंट में भी मिल रहा है। अब अगर हम आगे देखें तो The Assembly appointed the drafting committee with Dr. B. R. Ambedkar as the chairman on August 29, 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में की गई थी। इस तरह से हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम लूसेंट में ही आगे देखें तो दोस्तों The third and final reading of the draft was completed on 26 November 1949. On this date, the signature of the President of the Assembly was appended to it and Constitution was declared as passed। इस तरह से दोस्तों हमें 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और समर्पित किया गया। ये वाला ऑप्शन भी लूसेंट से मिल रहा है। अगर हम अब चौथे ऑप्शन की ओर बढ़े तो The provision related to citizenship, election and provisional parliament etc. were implemented with immediate effect. That is from 26 November 1949. The rest of the provision of the Constitution came into force on 26 January 1950 and this date is referred to in the Constitution as the date of its commencement। इस तरह दोस्तों हमको अपना चौथा ऑप्शन मिल रहा है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को अधिनियमित किया गया था। इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो तीसरा क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व हो रहा है, इसके साथ ही साथ लूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है। दोस्तों अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में भी क्लास 11 की एनसीईआरटी पॉलिटी वाली एनसीईआरटी में एक दो चीजों की बात की गई, लेकिन कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है जिससे ये चारों ऑप्शन एक जगह से फिट बैठ पाए। इसलिए आप ऐसे प्रश्न को एनसीईआरटी से भी नहीं हल कर सकते। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एंड as assertion and other as reason। Assertion: the president can recommend to the parliament to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of the state on the subject within specified period। Reason: it is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state legislature। Select the correct answer using the code given below, A, B, C, D। अगर हिंदी में देखें तो नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन: किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है।
और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर को चुनिए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड पहली बार टीसीएस में देखने को मिलता है, जिसमें से एसेशन और रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन एक नहीं बल्कि ढेर सारे पूछे गए हैं। तो इससे एक ट्रेंड भी देखने को मिलता है कि यूपीपीसीएस के क्वेश्चनों का पूछे जाने का नेचर भी अब चेंज हो रहा है। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व करने को देखें तो एम लक्ष्मीकांत में चैप्टर 6 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में इसका आपको कंटेंट देखने को मिलता है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो आर्टिकल 3 is laid down two conditions in this regard. One, a bill contemplating the above change can be introduced in parliament only with the prior recommendation of the president. इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद ऐसे किसी भी संशोधन को कर सकती है। दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन भी यही था कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। अब अगर हम इसके इसी ऑप्शन के दूसरे पोर्शन की बात करें तो And 2, before recommending the bill, the president has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its view within a specified period. और दूसरी शर्त की बात की गई है कि प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को भी वो बिल रिफर करता है और उससे एक निश्चित अवधि के भीतर उसके विचार जानने को बोलता है। इस तरह से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन यानी अभिकथन ए हमें एम लक्ष्मीकांत में देखने को मिलता है। अब अगर हम कारण की बात करें तो The president is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them, even if the views are received in time. इस तरह से दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति राज्य के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह से हमें एम लक्ष्मीकांत में कारण यानी रीजन भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन का सही उत्तर देखें तो अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन ये दोनों एक फैक्ट हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इसका मतलब दोनों सही तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगर हम इसको सोल्यूशन से देखने की कोशिश करें तो A bill seeking to create a new state or alter boundaries of existing state can be introduced in either house of the parliament only on the recommendation of the president. दोस्तों, सोल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से ही संसद में ऐसा कोई विधेयक पेश किया जा सकता है। President refers the state reorganization bill to the state legislature concerned for its option fixing a time limit. राष्ट्रपति स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को रिफर करता है और उससे एक निश्चित अवधि के भीतर विचार देने को कहता है। Parliament is not bound to accept or act upon the views of the state legislature on a state reorganization bill. The state reorganization bill requires simple majority in both houses of the parliament. इसमें यह भी कहा गया है कि पार्लियामेंट राज्य के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह से दोस्तों, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन से भी सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब है अगर कोई एम लक्ष्मीकांत पढ़ता है तो उसका भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और अगर कोई सोल्यूशन पढ़ता है तो भी उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, with reference of the election of the vice president of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statement is are correct? The acts done by him as vice president before such declaration are considered valid. The acts done by him as vice president on the day of such declaration are not considered valid. Select the correct answer from the code given below. Code only one, only two, both one and two, neither one or nor two. भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ए, बी, सी, डी। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका उत्तर हमें चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट में देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि all doubts and dispute in connection with election of the vice president are inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision is final. The election of a person as vice president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete, meaning existence of any vacancy among the member of electoral college. If the election of a person as vice president is declared void by the Supreme Court, acts done by him or before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated.
मीनिंग दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। दोस्तों हमको यहाँ से अपना उत्तर देखने को मिलता है। इसमें लिखा गया है इफ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित किया गया है, एक्ट्स डन बाय हिम और बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड। मीन इसका मतलब है कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को शून्य घोषित किया है, उस दिन से पहले उपराष्ट्रपति ने जो भी काम किए गए हैं वो असंवैधानिक यानी अवैध नहीं होंगे। अब अगर दोस्तों हम ऑप्शन की ओर देखें तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य होते हैं। हाँ ये तो सही है, ये हम एम लक्ष्मीकांत में देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि टेक्स्ट में साफ साफ लिखा गया है कि if the election of a person as a vice president is declared void by the Supreme Court, acts done by him or before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated। माने दूसरा ऑप्शन यहाँ से ही गलत दिखाई दे रहा है। इस तरह एम लक्ष्मीकांत से हम आंसर को पा लेते हैं। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो determination of doubts and disputes relating to the election of a president or vice president is described in Article 71. Main provisions are as follows. Such disputes are decided by the Supreme Court whose jurisdiction is exclusive or final. No such disputes can be raised on the ground of any vacancy in the electoral college if the election of the president or the vice president declared void by the Supreme Court, acts done by him prior to the date of such decision of the Supreme Court is not invalidated। दोस्तों इस तरह से हमें ल्यूसेंट में भी अपना उत्तर मिल जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट अथवा वाइस प्रेसिडेंट के किसी भी चुनाव को शून्य घोषित किया गया है तो उस घोषणा से पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो अवैध यानी असंवैधानिक नहीं होंगे। दोस्तों इस तरह ल्यूसेंट से भी पहला ऑप्शन सही होता है लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत होता है। इस तरह से ल्यूसेंट से भी हमें अपना उत्तर मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई ल्यूसेंट पढ़ता है तो उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर कोई एम लक्ष्मीकांत पढ़ता है तो भी उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न को देखते हैं। Who among the following is the first woman speaker in लोकसभा? प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज। वैसे तो दोस्तों हमको इस क्वेश्चन का उत्तर बचपन से ही पता होता है, लेकिन चूंकि हम सोर्स ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत में इस प्रश्न का उत्तर देखने को नहीं मिलता। यानी अगर आप केवल एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वहीं ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट के मिसलेनियस सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। इस तरह से ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से सॉल्व हो रहा है। दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कहीं भी इस तरह के तथ्य देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। Which one of the following pairs schedule subject is not correctly matched? First schedule forms of oath or affirmation, 8th schedule language, 9th schedule allocation of seats in the council of states, 10th schedule provision as to disqualification on ground of defection। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? 30वीं अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्णयता। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारे चैप्टर 3 साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन अभी ही पूछ लिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि ये चैप्टर अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को लक्ष्मीकांत से सॉल्व करने की कोशिश करें तो तीसरी अनुसूची फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर, इसका मतलब तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया है। इस तरह से ये ऑप्शन सही है। 8वीं अनुसूची भाषाएं, 8th शेड्यूल लैंग्वेज, इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। 9th शेड्यूल एक्ट्स एंड रेगुलेशन ओरिजिनली 13 but presently 282 of the state legislature dealing with the land reforms and evolution of the zamindari system of the parliament dealing with other matters. This schedule was added by the first amendment 1951 to protect the laws included in it from judicial review on the ground of violation of fundamental rights. However, the Supreme Court ruled that the laws including this schedule after April 24 1973 are open to judicial review। इसका मतलब है दोस्तों 9th शेड्यूल में एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें पार्लियामेंट ऐसे कानूनों को रख दिया करता था जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे, ताकि सुप्रीम कोर्ट उनकी न्यायिक समीक्षा न कर सके। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानूनी शेड्यूल में रखे जाएंगे न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसका मतलब 9th शेड्यूल न्यायिक समीक्षा और संसद के कानून से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 9th शेड्यूल में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई है। इस तरह से यानी 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की जो बात करता है वो ऑप्शन गलत है। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि एम लक्ष्मीकांत से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में भी 3rd शेड्यूल शपथ एवं प्रतिज्ञान,
एट शेड्यूल, डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, भाषाओं का उल्लेख, और शेड्यूल 9 वेलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, यानी यहाँ से भी ये मिलता है कि 9 शेड्यूल में कहीं भी राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात नहीं की गई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एम लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व कर सकते हैं और ल्यूसेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में फिर वही बात है, कहीं भी एक जगह इंडेक्स के रूप में शेड्यूलों को नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को एनसीईआरटी से सॉल्व करना सही नहीं होता है, या यूं कहें तो आप इसको एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 15 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। दोस्तों अब अगर हम एम लक्ष्मीकांत की बात करें तो इसका उत्तर हमें ऑफिशियल लैंग्वेज नामक चैप्टर में देखने को मिलता है। अगर इसमें हम देखें तो however for a period of 15 years from the commencement of the constitution the English language would continue to be used for all the official purpose of the union for which it was being before 1950। इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की बात की गई है, और ये बात हमें एम लक्ष्मीकांत से मिल जाती है। इस तरह से 15 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय संविधान ने सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, और इसका उत्तर हमें एम लक्ष्मीकांत से मिल जाता है। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी वाज टू कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन साइड बाय साइड विद हिंदी टिल 1965। दोस्तों इसमें ये सीधे कहीं तो ये नहीं लिखा है कि 15 वर्षों के लिए कंटिन्यूएशन की बात की गई थी, लेकिन अगर आप पॉलिटी की थोड़ी समझ रखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी जब संविधान लागू हुआ उस समय यूनियन की आधिकारिक भाषा हिंदी थी, यानी 1950 में यूनियन की आधिकारिक भाषा हिंदी थी। तो इसके साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है इंग्लिश वाज टू कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज द प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन साइड बाय साइड विद हिंदी टिल 1965, यानी 1950 से लेकर 1965 तक हिंदी के साथ इंग्लिश की कंटिन्यूएशन की बात की गई थी, यानी यहाँ भी 15 साल की बात की जा रही है। इस तरह से आपको ल्यूसेंट से भी ये उत्तर मिल सकता है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है और एम लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व हो रहा है। दोस्तों अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इसका उत्तर देखने को नहीं मिलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 9th, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and other as reason। assertion, the president is part of the parliament। reason, a bill passed by the two houses of the parliament cannot become a law without the assent of the president। select the correct answer using the board given below A, B, C, D। अगर हिंदी में देखें तो नीचे दो कथन है, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, राष्ट्रपति संसद का भाग है, कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। दोस्तों अब अगर हम एम लक्ष्मीकांत में इस उत्तर के आंसर को देखने की कोशिश करें तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स विच द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट में 3 अंग शामिल हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों ये बात आपको एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर पार्लियामेंट में देखने को मिलती है। इस तरह से इसका मतलब है कि हमें ये मिल गया कि अभिकथन ए सही है। अब अगर हम कारण को देखने की कोशिश करें तो दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग, ही इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम द लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेंट। दोस्तों इस तरह से हमें यह भी देखने को मिलता है कि ही इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा है, और ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेंट, यानी दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी कानून तब तक अधिनियम नहीं बन सकता है जब तक उसके राष्ट्रपति की सहमति न मिली हो। इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो हमें अभिकथन भी सही मिल रहा है और कारण भी सही मिल रहा है, यानी राष्ट्रपति संसद का भाग भी है, और कारण की बात करें तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। दोस्तों इसमें आपको ऑप्शनों को सही से देखना होगा, क्योंकि जनरली ये होता है कि जो इसमें बी ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, वो जनरली ए में दिया होता है।
और ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, वो जनरली बी में दिया होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो ऑप्शन को भी सही से पढ़ें। इस तरह से क्योंकि यहाँ अभिकथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर बी होगा। इस तरह से हमने देखा कि यह क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत से तो सॉल्व हो रहा। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इवन दो ही और शी डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर providing the cabinet, control of the cabinet, system of the cabinet and of individual minister. Parliament secure the information for relatively legislation, meaning making laws. Article 107, 108, 245 financial control. Bill passed by the House of Parliament cannot become law without the President assent. इसका मतलब दोस्तों ल्यूसेंट से भी हमें देखने को मिलता है कि दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अंग हैं। इसके साथ ही साथ हमें यह देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट की सहमत के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी कानून अधिनियम नहीं बन सकता है। इस तरह से हम देखें तो ल्यूसेंट से भी अभिकथन सही देखने को मिलता है, यानी राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण भी ल्यूसेंट से सही देखने को मिलता है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमत के बिना कानून नहीं बन सकता। इस तरह से हमें ल्यूसेंट से भी अपना उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब है अगर कोई ल्यूसेंट पढ़ता है तो भी उसका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर कोई एम लक्ष्मीकांत पढ़ता है तो भी उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। With reference to Union Finance Commission, which of the following statement is are correct? Finance Commission has a chairman and 6 members. It submits a report to नीति आयोग. ऑप्शन ए बी सी डी। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं। ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए बी सी डी। दोस्तों अब अगर हम लक्ष्मीकांत में देखें तो लक्ष्मीकांत में चैप्टर फाइनेंस कमीशन में आपको इसका उत्तर देखने को मिल जाता है, जहां पर मेंशन किया गया है द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी एक चेयरमैन होते हैं, इसके साथ ही साथ 4 अन्य मेंबर भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इस तरह से हमको ये उत्तर गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जबकि यहाँ पर एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होने की बात की गई है। अब हम अपने दूसरे ऑप्शन के उत्तर को देखते हैं तो द फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिकमेंडेशन देता है, जबकि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब इसका सही उत्तर डी है। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत से तो सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, यानी वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये बात ल्यूसेंट से भी देखने को मिलती है। द कमीशन सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट व्हिच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन आर एप्लीकेबल फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी इसमें भी ये लिखा है कि वित्त आयोग अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति को देता है और ये अनुशंसाएं सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होती हैं। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ल्यूसेंट से भी ये गलत देखने को मिलता है, और यहाँ पे लिखा है ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, जबकि हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इस तरह से सही उत्तर ना तो एक और ना ही तो ल्यूसेंट से भी देखने को मिलता है, यानी ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है और एम लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व हो रहा है। दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जिससे आपका यह प्रश्न सॉल्व हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन 11. Consider the following statement concerning the power of the Supreme Court to issue certain writs to stop violation of the fundamental rights. The Supreme Court has power to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, which is appropriate for the enforcement of fundamental rights. Second, Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to Supreme Court. Option A, B, C, D. नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और प्रेषण जो सभी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हों उस रिट का उपयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों को प्रयोग कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा से उत्तर सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक इंप्रेशन तो ये पहले बार में बनता ही बनता है कि अब यूपीएससी डीप डाइव कर रहा है, यानी अब ऊपर ऊपर से पूछने के बजाय कुछ क्वेश्चनों को वो अच्छे लैंग्वेज में, बिल्कुल पॉलिटी के लैंग्वेज में थोड़ा डीप से पूछ रहा है, यानी वो अब आपकी समझ और नॉलेज को थोड़ा डीप में ले जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब अगर हम इस क्वेश्चन को एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर फंडामेंटल राइट में रिट्स वाले चैप्टर में ये बात
देखने को मिलती है। इसमें लिखा गया है कि the Supreme Court under Article 32 and the High Court under Article 226 can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। यानी भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट के साथ में कि वो रिट्स को जारी कर सकता है। फर्दर दी पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स। यानी संसद अन्य किसी भी कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इतर हो उनको भी ऐसे रिटों को जारी करने की शक्ति दे सकता है। इस तरह से हम देखें तो हमारा पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और सही उत्तर एक और दोनों है। यानी एम लक्ष्मीकांत से तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो For enforcement of fundamental rights, the judiciary has been armed with the power to issue the writs. The power to issue these writs for the enforcement of the fundamental rights is given by the Constitution, the Supreme Court। यानी इसमें साफ साफ लिखा है कि संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों यहाँ से केवल हमें अपना पहला ऑप्शन ही मिलता है। यानी सॉल्यूशन ये तो बताता है कि उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, लेकिन सॉल्यूशन में कहीं भी हमें अपने दूसरे ऑप्शन का उत्तर देखने को नहीं मिलता है। यानी संसद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से अलग भी अन्य न्यायालय को ये शक्ति दे सकती है, ये सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपका ये प्रश्न पूरा हल हो जाएगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो आपका ये प्रश्न पूरा हल नहीं होगा। दोस्तों अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कहीं भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है जिससे आपका ये प्रश्न हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। A person is appointed Attorney General who is qualified to be appointed as judges of the Supreme Court. 2. The Attorney General can be removed through the same process as the judges of the Supreme Court. Option A, B, C, D. भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा से सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। दूसरा, महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। नीचे दिए गए पूछे सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। दोस्तों अब अगर हम इस प्रश्न का उत्तर एम लक्ष्मीकांत में देखें तो हमें चैप्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में इसका उत्तर देखने को मिलता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। इसके साथ ही साथ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एजी इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज हर रिमूवल। ही सी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस मींस दैट ही और सी मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अटॉर्नी जनरल को कोई फिक्स्ड टर्म कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया नहीं है। इसके साथ ही साथ उसके रिमूवल का कोई आधार या कोई प्रक्रिया भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ही ऑफिस को होल्ड करता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति कभी भी उसे हटा सकता है। इस तरह दोस्तों अगर हम देखें तो एम लक्ष्मीकांत के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। और लेकिन दूसरा ऑप्शन जो ये बोलता है कि महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि कोई भी आधार और कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है। इस तरह से अगर हम उत्तर को कहें तो हमारा उत्तर ए ही सही होगा। इस तरह से एम लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो The Attorney General for India is appointed by the President and hold office during the pleasure of the President. He must have the same qualification as required to be judge of the Supreme Court. इस तरह से दोस्तों सॉल्यूशन से भी हमें देखने को मिलता है कि अटॉर्नी जनरल पर नियुक्ति होने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की समान योग्यता होनी चाहिए। इस तरह से हमें पहला ऑप्शन तो सही देखने को सॉल्यूशन से भी मिल जाता है। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो The Attorney General of India is appointed by the President and hold office during the pleasure of the President। यानी अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ही नियुक्त रहता है। दोस्तों सॉल्यूशन से हमें दूसरे ऑप्शन की जानकारी सही नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप पॉलिटी की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर लिखा है अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ही पद धारण करता है। जबकि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में लिखा है महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। जबकि हम जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत नहीं होते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन के हिसाब से भी यह दूसरा ऑप्शन गलत है और पहला और इसमें सही उत्तर केवल एक ही होगा। इस तरह से अगर कोई सॉल्यूशन पढ़ता है तो भी उसका ये क्वेश्चन लगभग सही कर सकता है। अब अगर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 13 with reference to the composition of the legislative council in the states of India, which of the following statement is are correct? In the legislative council, there may not be more than 1/3 member of the total membership of the legislative assembly of that state. The legislative council of a state must have at least 40 members in it. Select the correct answer from the code given below. Option A, B, C, D. अगर हिंदी में देखें तो भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है?
एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात विधानसभा के 1/3 की जा रही है और मिनिमम की बात 40 की जा रही है। अब अगर हम इसके उत्तर को एम लक्ष्मीकांत में देखने की कोशिश करें तो हमें इसका उत्तर चैप्टर स्टेट लेजिस्लेचर में देखने को मिलता है, जिसमें कंपोजिशन ऑफ काउंसिल टॉपिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि अनलाइक द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड ऑफ 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। यानी यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम विधानसभा के 1/3 ही हो सकती है एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स एट 14 और न्यूनतम संख्या 40 ही हो सकती है। इस तरह से एम लक्ष्मीकांत के हिसाब से पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है और हमें उत्तर सी मिलता है। यानी एम लक्ष्मीकांत से तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें दोस्तों तो द साइज ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल में वेरी फ्रॉम इट्स मेंबरशिप शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बट नॉट लेस देन 40। यानी सोल्यूशन में भी ये बताया गया है कि मिनिमम 40 हो सकते हैं और मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 ही मेंबर हो सकते हैं। यानी सोल्यूशन से भी हमको सेम उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब है सोल्यूशन वाले पढ़ने वाला स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। अब अगर हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। उत्तर प्रदेश हैज 31 सीट्स अलॉटेड फॉर राज्यसभा, 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। दोस्तों अब अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो हमें एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर पार्लियामेंट में ही इसका उत्तर देखने को मिलता है, जिसमें दिखाया गया है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य हैं तथा जबकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 80 सदस्य हैं। इस प्रकार से अब अगर हम अपने क्वेश्चन पर जाएं तो राज्यसभा के लिए 31 सीटें, लोकसभा के लिए 80 सीटें, यानी इसका सही उत्तर सी है और ये एम लक्ष्मीकांत से सही उत्तर मिल जाता है। दोस्तों अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में भी एक इंडेक्स में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं जबकि लोकसभा में 80 सीटें हैं। इस तरह से सोल्यूशन से भी हमें सही उत्तर मिल जाता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट सोल्यूशन को पढ़ता है तो भी वो इस प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में होगा और अगर कोई स्टूडेंट एम लक्ष्मीकांत पढ़ता है तो भी वो इस प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में होगा। दोस्तों इस तरह से हम एक और ट्रेंड को देखते हैं कि यूपीपीसीएस में 2023 में पॉलिटी के क्वेश्चनों में पार्लियामेंट के भी अच्छे सारे क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह से यह चैप्टर भी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 with reference to the post in secretariat of the parliament which of the following statement is are correct। common post may be created for the secretariat of each house of parliament। दूसरा, the parliament has right to regulate the service condition of secretariat staff of either house of it। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? एक, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए संवित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए, ए, बी, सी, डी। दोस्तों अब अगर हम इस प्रश्न का उत्तर एम लक्ष्मीकांत में देखने की कोशिश करें तो हमें चैप्टर पार्लियामेंट में सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट टॉपिक में इसका उत्तर देखने को मिल जाता है, जहां पर लिखा है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज सेपरेट सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ इट्स ओन दो देयर कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ दी हाउस। यानी कुछ पोस्ट दोनों सदनों के लिए संयुक्त रूप से हो सकते हैं। हमारा क्वेश्चन भी वही है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। यानी प्रत्येक सदन के सचिवालयों के लिए पद अलग अलग तो होते हैं लेकिन कुछ कॉमन पोस्टों को भी क्रिएट किया जा सकता है। इस तरह से हमें अपना पहला ऑप्शन सही मिलता है। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो देयर रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज कंडीशन आर रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। यानी संसद ही है जो उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। अब अगर अपने ऑप्शन की बात करें तो संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। यानी एम लक्ष्मीकांत के हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी सही है। इस तरह से सही उत्तर सी, दोनों 1 और 2 है। दोस्तों अब अगर हम लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में इस क्वेश्चन को उत्तर देखने को कहीं भी नहीं मिलता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट एम लक्ष्मीकांत पढ़ता है तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लूसेंट पढ़ता है तो वो इस प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं which of the following statement is not true regarding Gram Sabha? It has the power and function of the village level like state legislature has at the state level. B, its power are determined by the central government. C, it is a village assembly consisting of all registered voters in the area of panchayat. D, A and C both। दोस्तों अगर हिंदी में देखें तो निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? ये कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार के हैं जैसे राज्य व्यवस्था के राज्य स्तर पर होते हैं।
इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। डी, ए और सी दोनों। दोस्तों अब अगर हम इस क्वेश्चन को एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें उसके चैप्टर पंचायती राज में इसके उत्तर देखने को मिलता है, जिसमें ग्राम सभा के बारे में बात की गई है कि The Act provides for a Gram Sabha as the foundation of the Panchayati Raj system. It is body consisting of persons registered in the electoral rolls of a village comprised within the area of Panchayat and the village level. First, it is a village assembly consisting of all the registered voters in the area of Panchayat. It may exercise such powers and perform such function at the village level at the legislature of state determines. यानी ये राज विधायिका को ये शक्ति दी गई है कि ग्राम सभा कौन से कार्य शक्तियां करेंगी वो डिसाइड कर सकती है। जबकि अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में बी में दिया गया है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, जो कि गलत है। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि यह क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत से तो सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम लूसेंट की बात करें तो दोस्तों लूसेंट में इस प्रश्न का उत्तर कहीं भी देखने को नहीं मिलता, यानी लूसेंट से आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में पंचायती राज के चैप्टर में इस बात का उल्लेख किया गया है। इस संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हल्के में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। यानी यहाँ भी हमको देखने को मिलता है कि ग्राम सभा की भूमिका और कार्य क्या होगी या स्टेट डिसाइड करेगा। इस तरह से अगर हम देखें तो अगर कोई लड़का यानी स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ता है तो भी वो इस प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में होगा। यानी एम लक्ष्मीकांत से वो सॉल्व कर सकता है लेकिन लूसेंट से वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एनसीईआरटी से सॉल्व करने की स्थिति में होगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पंचायती राज कमीशन। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य व्यवस्थापिका, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों अब अगर हम इस प्रश्न का उत्तर एम लक्ष्मीकांत में देखें तो एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर पंचायती राज में दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन and control of the preparation of electoral rules and the conduct of all election to the panchayat shall be vested in the state election commission। यानी संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पंचायतों के इलेक्शन की व्यवस्था देखें। इस तरह से एम लक्ष्मीकांत से तो हमें सही उत्तर देखने को मिलता है। अब अगर हम लूसेंट की बात करें तो लूसेंट भी दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पंचायत। यानी इसमें भी दिखाया गया है कि पंचायतों के इलेक्शन का दारोमदार स्टेट इलेक्शन कमीशन पर दिया गया है। इस तरह से हमें इसका उत्तर लूसेंट से भी देखने को मिलता है। दोस्तों अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में भी यही दिखाया गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इसे आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी, यानी राज्य चुनाव आयोग की बात एनसीईआरटी भी करता है। इस तरह से दोस्तों देखें तो यह प्रश्न एम लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व हो रहा है, लूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है, इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो रहा है। दोस्तों इसके साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि ये पंचायती राज का दूसरा पूछा गया क्वेश्चन है और एक ही साल में दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। दोस्तों अब अगर हम आगे बढ़े और देखें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विद रेफरेंस टू रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम। ए ब्लॉक शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण को प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। दोस्तों अब अगर हम इस क्वेश्चन का उत्तर एम लक्ष्मीकांत में देखने की कोशिश करें तो एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर पंचायती राज में पंचायती राज से संबंधित बहुत सारी समितियां दी गई हैं, जिसमें से एक समिति अशोक मेहता समिति है। उसमें दिखाया गया है कि 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम। यानी अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज में 3 स्तरीय व्यवस्था के बजाय 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए भी यही बात कहता है कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी यह ऑप्शन सही है। अब अगर हम अपने दूसरे ऑप्शन के आंसर को देखें तो ए डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। यानी एक जिला डिसेंट्रलाइजेशन का पहला केंद्र होना चाहिए। लेकिन अगर अपने ऑप्शन को देखें तो यह कहता है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड यानी ब्लॉक को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, जबकि इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, यानी इसका सही उत्तर ए है। दोस्तों अब अगर हम लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में कहीं भी ये नहीं दिया गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को लूसेंट से हल नहीं कर सकते। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि
अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। यानी एनसीईआरटी के अगर हम पढ़े तो हमें एक ऑप्शन का उत्तर मिलता है लेकिन दूसरे ऑप्शन का उत्तर नहीं मिलता है। इस तरह से अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो एम लक्ष्मीकांत से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ल्यूसेंट से और एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और देखनी होगी कि ये इसी साल पंचायती राज के टॉपिक से पूछा गया तीसरा क्वेश्चन है। यह पंचायती राज के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द रिजनेशन लेटर बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस्ड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन का उत्तर एम लक्ष्मीकांत में देखें तो एम लक्ष्मीकांत में चैप्टर सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ दिखाया हुआ है कि he can resign from his her office by writing to the president, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश इस्तीफा देना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति को देना होगा। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का उत्तर एम लक्ष्मीकांत से मिल जाता है। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में भी दिया गया है कि रिजाइनिंग इन राइटिंग एड्रेसेस टू दी प्रेसिडेंट, यानी अगर कोई मुख्य न्यायाधीश इस्तीफा देना चाहता है तो उसे लिखित रूप में राष्ट्रपति को देना होता है। यानी हमें ल्यूसेंट से भी इस क्वेश्चन का उत्तर देखने को मिलता है। दोस्तों अब अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में हो। यानी एम लक्ष्मीकांत से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और ल्यूसेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, डबल जियोपैरिटी क्लॉज, एक्स फैक्टो लॉ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ए स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, बी दोहरे की धारा, सी यातना के विरुद्ध निषेध, डी कार्योत्तर विधि। दोस्तों अगर हम इसका उत्तर एम लक्ष्मीकांत में देखें तो एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर फंडामेंटल राइट में हमें इसका उत्तर देखने को मिलता है। इसमें आर्टिकल 20 में ये उल्लेख किया गया है कि इट कंटेन्स 3 प्रोविजन इन द डायरेक्शन नो एक्स फैक्टो लॉ, no person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of commission of the act, nor third subject to a penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of commission of the act। यानी A no ex facto law, B no double jeopardy और C no self incrimination। यानी अब अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल jeopardy क्लॉज, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये तीनों ऑप्शन तो हमें अनुच्छेद 20 में देखने को मिलते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन हमें एम लक्ष्मीकांत में देखने को नहीं मिलता है और यही ऑप्शन गलत है। इस तरह से एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में भी यही दिखाया गया है कि आर्टिकल 20 गारंटीज सर्टेन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इन प्रोहिबिट्स रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल रजिस्ट्रेशन कॉमनली नोन एज एक्स फैक्ट पोस्ट फैक्टो रजिस्ट्रेशन, डबल जियोपैरिटी और पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कंपल्सन टू गिव सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। यानी यह क्वेश्चन ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है, जिसमें ऑप्शन सी को भी अनुच्छेद 20 में इंक्लूड नहीं किया गया है, यही ऑप्शन सही भी है। अब दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में भी अनुच्छेद 20 में यही 3 सब क्लॉज को दिखाया गया है। बस अंतर इतना है कि यहाँ कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया है, जबकि क्वेश्चन एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड को ही लिख दिया गया है। इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो एम लक्ष्मीकांत से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ल्यूसेंट से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और एनसीईआरटी से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निषेध तत्वों मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, पर्यावरण का संरक्षण करना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता। दोस्तों अब अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर एम लक्ष्मीकांत में देखें तो एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी में इसका उत्तर देखने को मिलता है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक टेबल दिया गया है, जिसमें जब आप देखेंगे तो इसमें जी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का जी सब क्लॉज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। वहीं अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी डीपीएसपी का अनुच्छेद 48A भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। दोस्तों कई बार पॉलिटी को जब देखा जाता है तो उसे अनुच्छेद के नजरिए से ही देख लिया जाता है, जबकि अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कहीं भी अनुच्छेद को नहीं पूछा गया है, बल्कि आपसे मौलिक कर्तव्यों डीपीएसपी के लिस्टों की एक सामान्य समझ पूछी गई है। अगर आपको अनुच्छेद नहीं भी याद है, लेकिन अगर आपको कंटेंट याद है तो भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं कि
पर्यावरण का संरक्षण एक ऐसा इशू है जिसकी बात निजी तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों में की गई है। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि एम लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम देखें तो ल्यूसेंट में भी वही बात बोली गई है कि 7 पॉइंट में टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी प्राकृतिक पर्यावरण में समृद्धि और संरक्षण करना। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर हम डीपीएसपी में देखें तो सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री, यानी ल्यूसेंट से भी हमें देखने को मिलता है कि पर्यावरण का संरक्षण एक ऐसा विषय है जो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में दिया गया है। इसका मतलब ल्यूसेंट से भी ये प्रश्न हल हो सकता है। दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कहीं भी एक जगह यह नहीं दिया गया है जिससे आप प्रश्न हल करने की स्थिति में हो, यानी एनसीईआरटी से प्रश्न हल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है, विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। द स्पीकर प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? एक अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद मिसिंग है इसीलिए कमीशन ने इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन चूंकि हम सोर्स ट्रेसिंग कर रहे हैं इसलिए हम इस आर्टिकल को यहाँ मान लेते हैं। अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दूसरा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, दोनों एक तथा दो, ना तो एक ना ही दो। दोस्तों अगर हम एम लक्ष्मीकांत में देखें तो उसके चैप्टर पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन का उत्तर हमें देखने को मिलता है। इसमें ये साफ साफ लिखा है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज एंड डिप्टी स्पीकर, यानी अगर हम अपने दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाली लिस्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सिटिंग के बारे में प्रोविजन देता है, लेकिन अगर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे आर्टिकल 109 की बात की गई है। इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और सही उत्तर इसका केवल 2 होगा। दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये पंचायती राज के बाद पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, यानी पंचायती राज और पार्लियामेंट 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 3-3 क्वेश्चन एक ही साल में पूछे गए। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में भी यही दिखाया गया है, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी ल्यूसेंट भी यही बोलता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करता है। दोस्तों अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ल्यूसेंट में भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की इंडेक्स में ये दिखाया गया है कि आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग के बारे में प्रोविजन करता है। इस हिसाब से ल्यूसेंट के हिसाब से भी ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इस हिसाब से अगर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है तो वो इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में होगा, अगर कोई ल्यूसेंट पढ़ता है तो वो इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में होगा, लेकिन एनसीईआरटी से इस प्रश्न को किसी भी तरीके से हल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इस तरह हमने देखा कि पॉलिटी के जो 22 क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के ट्रेंड कैसे थे, उन क्वेश्चनों के टाइप कैसे थे, उन क्वेश्चनों की कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने देखा 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे बड़ी बात, उन क्वेश्चनों के सोर्स क्या थे, क्या जो सोर्स हम रेफर कर रहे हैं वो सोर्स उन क्वेश्चनों के हल करने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से हमने दोस्तों देखा कि अगर एम लक्ष्मीकांत की बात की जाए तो 22 क्वेश्चनों में से 21 क्वेश्चन आप एम लक्ष्मीकांत से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष वाला था वही आप एम लक्ष्मीकांत से नहीं कर पाएंगे। अगर आप ल्यूसेंट की बात की जाए तो 22 क्वेश्चनों में से ल्यूसेंट में से आप 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप 22 क्वेश्चन में से ल्यूसेंट पढ़ के आते हैं तो आप 18 क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। वहीं अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो दोस्तों एनसीईआरटी से आप केवल 4 ही 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने सोर्स के रूप में 3 सोर्सों को आधार बना के एक एनालिसिस किया है। ये अब आपके ऊपर है कि आप किस सोर्स को कितने प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को कर पा रहे हैं सबसे अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग एम लक्ष्मीकांत को नहीं प्रेफर कर पाते हैं। ऐसे लोग अगर ल्यूसेंट को प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक 2 क्वेश्चन के लिए हाई तबाह मची हुई है। इसलिए आप अपने लेवल पर कॉस्ट मैनेजमेंट करके कितना आप रिस्क लेके कितना आप इनपुट देके सिलेक्शन ले सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वहीं अगर एनसीईआरटी की बात करें दोस्तों तो एनसीईआरटी मेनली एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बुक है जिससे आप उस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज की समझ को बढ़ा सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी आप एक समझ के किताब के रूप में रखिए, लेकिन कभी भी प्रीलिम्स पास करने के लिए वो आप एक मेन सोर्स नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हमने आज पॉलिटी के क्वेश्चनों की सोर्स ट्रैकिंग की। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ अगर आप ऐसे वीडियो आगे भी अन्य विषयों के चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।